बात है, एक आध ऊपर नीचे, बट इब्राहिम कांट कंक्लूड कि क्या चीज आ रही है ज्यादा. सो व्हाट इज द what can be the situation where Ibrahim's winning certainty will be greater, या winning certainty will be sure or greater? सर वो दोनों आउटकम्स को बेट कर दे तो जीतेगा कैसे? तो पॉसिबल ही नहीं है. जीतेगा कैसे? दर्शन बोलेगा फिर मतलब क्या, हेड्स पे 10 पॉइंट्स लगाए, टेल्स पे 10 पॉइंट्स लगाए. अब दो आउटकम्स है तो ऑब्वियसली चीजें डबल होगी यहाँ पे. तो हेड आया तो डबल हो गया, तो 20 लगाए पॉइंट्स और 20 वापस मिल गए पॉइंट्स. तो कैसे जीत सकते हैं? Ibrahim starts betting and he bets in such a sequence, such a procedure that if he loses, he doubles the amount, and if he wins, he goes to the basic amount. Like if Ibrahim starts by betting 3 points and he lost, so next time he will bet 6 points. If he lost again, he will bet 12 points. If he lost again, he will bet 24 points. If he loses again, he will bet 48, and he will continue in the same procedure. वो हर बार डबल करते जाता है बेट को. हर बार डबल करने से क्या फायदा? जब वो जीतेगा उसको अपना सारा पैसा बैक मिल जाएगा एक बार. जब वो जीतेगा उसको, बिल्कुल सही, जब वो जीतेगा उसको सारा पैसा वापस मिल जाएगा, प्लस छोटा सा अमाउंट वापस मिलेगा ऑफ हिज इनिशियल बेट. टोटल कर लो, मैं छोटा कर देता हूं इसको, टोटल करके देख लो. सपोज वो 24 पे विन आता है, 24 पे उसका विन आता है, तो what was his investment? 24 plus 12 36, 36 plus 12 42, 42 plus 3 45, और 24 लगा के जीतेगा कितने? 48. मतलब वापस मिलेंगे कितने? 24 मैंने इन्वेस्टमेंट पे ली ना, तो मिलेंगे कितने वापस? 48. सो उसका नेट विनिंग कितना रहा? नेट विनिंग कितना रहा? जितना उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, इसका इतना ही अमाउंट उसका नेट विनिंग रहा. अब इसमें क्या चीज है? इसमें ये चीज है, ऐसे इब्राहिम ने किया 5 बार चीज की, और 5 बार 3-3 जीता, तो 15 पॉइंट जीता. अब अगली बार उसने सोचा कि बड़ा जीतना है, मेरे को 100 पॉइंट जीतने हैं, तो उसने 100 लगाए, फिर 200 लगाए, फिर 400 लगाए, फिर 800 लगाए, क्योंकि हारते जा रहा है, 800 लगाए, और 800 पे उसके पास जो पॉइंट्स थे उसके गेम के वो खत्म हो गए. जो पॉइंट्स थे उसके गेम के वो पूरे खत्म हो गए. तो आपको ये श्योरिटी रखनी पड़ेगी कि जब आप जीतो वो आपके जो टोटल है उसके अंदर रहे. तो आपको स्टार्टिंग छोटी रखनी पड़ेगी. समझो? और ये क्यों चल रहा है? ये आपके दिमाग में कैलकुलेशंस चल पा रहे हैं क्या? ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी के बेस पे है. और इफ विन तो आपको अपनी इनिशियल बेट पे वापस जाना पड़ेगा. विन के बाद भी डबल कर दिया और वहां पे हार गए तो सब कुछ पानी में चले गया. ये जो प्रोसीजर है, मतलब बहुत पुराना प्रोसीजर है, कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, सबको पता रहता है. ये जो प्रोसीजर है ये बहुत पुराना प्रोसीजर है, बट इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट? अब मुझे बताओ
ये तो मैंने प्रोबेबिलिटी के बेस पे बताना फॉर्मूला लगा के, ये तो मैंने कॉइन फ्लिपिंग का बताया। अगर डाइस रोलिंग है और डाइस रोलिंग में आपका जो अमाउंट है वो 5 टाइम्स हो रहा है, यू स्टार्ट विद द सेम अमाउंट 3 पॉइंट्स, तो हर अगले इवेंट में हाउ मेनी टाइम्स यू शुड अप्लाई, यू शुड बेट, मतलब जब हर बार हारते जाते हो, फॉर एवरी लूज द हाउ मेनी टाइम्स द पॉइंट शुड बी इंक्रीज्ड। डबल 1 6 times. डबल क्यों था दर्शन? कॉइन फ्लिपिंग में डबल इसलिए था 6 times. क्योंकि इसमें अमाउंट डबल था, विनिंग का अमाउंट डबल था। डाइज में क्योंकि आउटकम 6 है, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसका जो अमाउंट मिलना चाहिए आपको वो 6 टाइम्स होना चाहिए। अब कैसीनो कैसे जीतता है? कैसीनो ऐसे जीतता है कि वो मतलब जब आप विन जाते हो ना, जब आप जीतते हो तब आप अमाउंट बढ़ा देते हो। बट बेसिक स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए कि जब आप जीत रहे हो, जब आप अमाउंट कम कर दो, और जब आप जीत जाते हो 1-2 बार तब आप और ज्यादा अमाउंट लगा देते हो। तो कैसीनो को पता है कि जो बंदा आया है वो कुछ बेसिक अमाउंट लेके आया है, तो कभी ना कभी तो इसका खत्म हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं 100 पॉइंट्स लेके एंटर हुआ कैसीनो में या किसी गेम में, और मैंने 100 पॉइंट्स के 1000 पॉइंट्स कर लिए, बट ये जो शब्द है इसका कोई पार थोड़ी है। मैं सोच के आया था कि 100 के 200 करने हैं, मैंने 1000 कर दिए, तो वो 1000 के उस टाइम भी 1000 आ गए, तो उस टाइम भी मैं सोचूंगा कि 1000 के 2000 कर लूंगा जब बाहर निकल जाऊंगा। 2000 आ जाएंगे तब सोचूंगा कि 2000 के 5000 कर लूंगा तब बाहर निकल जाऊंगा। तो इसका कोई पार नहीं, और ये डीलर्स को पता रहता है। तो कभी ना कभी तो आप बड़ी बैट खेलोगे और कभी ना कभी तो हारोगे। जैसे हम लोग सोच रहे कि कभी ना कभी डबल करके कभी ना कभी तो जीतेंगे, वैसे ही कैसीनो वाले सोच रहे कभी ना कभी तो आप बड़ी बैट पे हारोगे। और जब बड़ी बैट पे हार गए तब आपके पास कुछ चारा नहीं रहता है वो बड़ी बैट को वापस लेने का। तो जितनी प्रोबेबिलिटी रहती है ना, लगभग उतनी प्रोबेबिलिटी कैसीनो आपको दे देता है। डाइस है तो ही विल 6 टाइम्स द अमाउंट, ही विल गिव यू 6 टाइम्स ऑफ द अमाउंट जो भी आप अप्लाई कर रहे हो। वो 10 गुना भी देगा तब भी वो जीत में रहेगा इस फैक्टर के कारण। बट अपन इस फैक्टर पे नहीं जा रहे हैं, अपन प्रोबेबिलिटी पे जा रहे हैं। तो डाइस 6 टाइम्स आपका अमाउंट करके देगा, तो आपको अपना अमाउंट कितने से बढ़ाना पड़ेगा? बोलो। 6 टाइम्स करूँ मैं अमाउंट, तो मैं डाइस का गेम खेलूंगा ही नहीं कभी। पहले ही डाइस में जीतने की प्रोबेबिलिटी कम है। सर तो मैं नंबर्स की जगह ऑड इवेंट पे लगाऊंगा ना, फिर तो 2 टाइम्स ही नहीं, वो गेम ऐसा है ही नहीं ना, एक पे ही अप्लाई कर सकते हो। मैं डीलर हूं ना अभी। बेटा तू ऑड इवन कर देगा तो 1/2 पे प्रोबेबिलिटी ले आएगा, तो कॉइन ही समझाऊंगा ना वापस, डाइस क्यों समझाऊंगा? राइट? बताओ तो आपको प्रोबेबिलिटी आया, नहीं बताओ तो आपको प्रोबेबिलिटी जो हल्का सा समझा है वो नहीं आया, फिर फॉर्मूले से समझा तो क्वेश्चन करता हूं। सिंपल, जो कोई भी टीचर करता है। इट कैन बी इन डेसिमल, आप डेसिमल में बता सकते हो, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। घिसो, पेन को कॉपी पे घिसो तो आंसर आएगा निकल के। और आपका विनिंग सिर्फ 3 पॉइंट्स होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे आप जीतो 3 पॉइंट्स विनिंग होना चाहिए। दैट इज द सेफेस्ट साइड। 3 पॉइंट्स नहीं, सॉरी, हाँ 3 पॉइंट्स।
3 points और मोर, बोलो दर्शन। सर 0.16 कैसे कैलकुलेट किया? 1/6 सॉरी 1/6 1/6 ऑफ, मतलब हम 1/6 तक डिक्रीज कर देंगे ना। 1/6 ऑफ मतलब सिर्फ 1/6 निकाल लिया? नहीं, आपने बोला था कि हम कितनी टाइम्स करेंगे तो 1/6 करेंगे। मतलब मैं अगली बार 1/6 ऑफ 3 मतलब 1/2 पॉइंट्स अप्लाई करूं, ऐसा? हाँ ऐसा 1/2 पॉइंट्स अप्लाई करूंगा तो 3 पॉइंट्स रिजल्ट मिलेगा मेरे को, और मेरा अप्लाइड कितना है 3.5, तो लॉस में हूं मैं। सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं क्या चल रहा है क्लास में? अपन 5 मिनट में चैप्टर पे आ जाएंगे। आई वॉन्ट टू सी किस किस का दिमाग प्रोबेबिलिटी में चलता है। देखो यहां पे मैं हिंट दे देता हूं, ये आप सोचना बाद में। यहां पे मैं हिंट दे देता हूं, अगली बेट उतनी होनी चाहिए, अगली बेट इतनी होनी चाहिए कि पिछली पूरी बेट्स इंक्लूडिंग दिस बेट, अभी तक की सारी बेट्स इंक्लूडिंग दिस बेट कवर हो जाए और कुछ प्लस हो जाए, और कुछ प्लस हो जाए। और हर पॉइंट पे आप कैलकुलेट नहीं करने बैठोगे, तो यू नीड अ फॉर्मूला, एंड यू नीड अ सिंपल फॉर्मूला कि पिछले के कितने टाइम्स में अप्लाई करूं। ठीक है, सोचना। मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लेता हूं ताकि सब बच्चे इंक्लूड हो सके। अरे यार सब कुछ मिटा दियो। सिंपलर क्वेश्चन इज, कार्ड्स सब खेलते हो ना? कार्ड्स का किसी को डिटेल्स दूं? 2 कलर्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, 2 कलर्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, 2 सूट एक एक कलर के होते हैं, हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, 1 to 13। अब 1 नंबर का जो कार्ड है उसको 1 नहीं बोलते, एज बोलते हैं, इक्का एज बोलते हैं। और 10 के बाद जो 11th कार्ड है, 11th कार्ड जैक होता है, 12th कार्ड क्वीन होता है, और 13th कार्ड किंग होता है। तो ये 4 फेस कार्ड्स होते हैं। एस को भी फेस कार्ड्स में ही लेते हैं ना? एस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ फेस कार्ड ना? आई एम आस्किंग। नो सर, लेते हैं यार। यस सर। नहीं सर, एस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फेस कार्ड तो केवल 3 ही होते हैं। हाँ, किंग क्वीन और जैक। हाँ, एस को फेस कार्ड नहीं लेते। तो 3 फेस कार्ड्स होते हैं हर सूट में, 3 फेस कार्ड्स होते हैं हर सूट में, 4 सूट्स होते हैं, तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। हर पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर वैल्यू और पर्टिकुलर कलर का, पर्टिकुलर सूट का एक कार्ड मिलेगा। जैसे 4 जो सूट्स होते हैं वो होते हैं स्पेड्स, काला पान, स्पेड्स जिसको काला पान बोलते हैं हिंदी में, और कुछ भी बोलते हो गया आप। देन ब्लैक की ही बात करें तो क्लब, चिड़ी, क्लब है ना, कुछ इस तरह का बनता है। सब लोग समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर मैं प्रॉपर इमेज निकाल के दिखाऊं। सब लोगों ने कार्ड्स तो खेले हैं ना? देन इसको बोलते हैं हार्ड्स, लाल पान। देन इसको बोलते हैं ब्रिक या डायमंड, ईट, है ना? ये दोनों रेड में होते हैं, ये दोनों ब्लैक में होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए,
ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। सूट और कलर, जैसे सपोज क्वीन, तो पर्टिकुलर सूट की एक क्वीन रहेगी, स्पेड्स की क्वीन एक रहेगी, बट ब्लैक की क्वीन कितनी रहेगी? दो, क्योंकि ब्लैक में स्पेड्स भी आ जाएगा और क्लब भी आ जाएगा। लाल कलर की सत्ती कितनी रहेगी? दो। सेवन ऑफ रेड्स कितना रहेंगे? दो, क्योंकि उसमें से एक रहेगा सेवन ऑफ हार्ट्स और एक रहेगा सेवन ऑफ ब्रिक या सेवन ऑफ डायमंड। ओके, बाकी आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये स्पेड्स है, ये क्लब है, ये हार्ट्स है और ये ब्रिक या डायमंड है। सर मैं एपी लगा लूं पिछले वाले क्वेश्चन में? एपी लगाओ, जीपी लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। आंसर बताना। एपी में मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाएगा? जीपी लगानी पड़ेगी। देखो पता है जीपी, एपी में प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी में टर्म्स आगे बढ़ती है एडिशन से, जीपी में टर्म्स आगे बढ़ती है मल्टीप्लिकेशन से। तो कार्ड्स की बात कर रहे थे हम। अब मुझे बताओ टोटल कार्ड्स कितने हुए? 13 इंटू 4 कितना हुआ निकिता? निकिता है आज? Yes, sir. कितना हुआ? 52. 52. There are 52 cards in total. If you draw one, नहीं जोकर नहीं है, 52 playing cards. If you draw one card, then the probability of card for a particular card, जैसे 7 के hearts, 7 का spade ढूंढ रहे हो आप, you drew one card. So the card being 7 of spades, what probability will the card hold? एक कार्ड आपने ड्रू 1 by 52. Now you drew another card. तो वो अनादर कार्ड जो निकालोगे उस पर्टिकुलर कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1 by 51. सेम 1 by 51. सेम नहीं, अब 52 नहीं है, वापस प्लेस नहीं करा, अनादर कार्ड विदाउट रिप्लेसिंग, तो टोटल कार्ड्स 51 है। अब तो जो कार्ड निकालोगे उसकी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी 51 रहेगी, 1 by 51 रहेगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑफ स्पेड्स इन आइदर कितनी रहेगी? कोई बता सकता है? सर 1 by 52 ही रहेगी। आपने एक पत्ता निकाला, उसमें स्पेड निकला, है ना? एक्सपेरिमेंट समझना, प्रॉपरली समझना। एक पत्ता निकाला, उसको चेक किया, स्पेड निकला कि नहीं, तो ठीक है, 1 by 52 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। वापस से फ्रेश कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है। एक पत्ता निकाला, रख दिया, देखा नहीं, दूसरे ने देखा और उसने बोला कि 7 का स्पेड्स नहीं है। दूसरा कार्ड निकाला, दूसरे कार्ड के समय जब फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ स्पेड्स नहीं निकला, दूसरे कार्ड के समय प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1 by 51। बट आपने दो कार्ड्स ड्रॉ करे, अब तीसरा केस, दो कार्ड्स आपने ड्रॉ करे, दोनों कार्ड्स में 7 ऑफ स्पेड्स निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1 by 2। 1 by 52 plus 1 by 51 प्रोबेबिलिटी विल ऐड। इसको सिंपलर पार्ट पे समझते हैं। 3 कप्स है, बॉल वाला गेम होता है ना, 3 कप्स है,
एक के नीचे बॉल है और फिर मूव कर दिया, जगल कर दिया या जो भी वर्ड यूज होगा, मूव कर दिया। अब आपको पता नहीं है कि इस कप के अंदर बॉल है। सो प्रोबेबिलिटी किसी भी कप के अंदर बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 1/3। अब एक कप उठा लिया, उसके नीचे बॉल नहीं थी, अब बाकी दो कप्स के अंदर बॉल होगी या नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। ये 1/2 प्रोबेबिलिटी कब आ रही है? ध्यान से सुनिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। ये 1/2 प्रोबेबिलिटी कब आ रही है? जब यू नो दैट द थर्ड कप इज एम्प्टी। ओके, केस 2। अब केस 2, केस 1 समझ गए ना, उसको साइड में कर दो, उस पर वापस आ जाएंगे आप बोलोगे तो। अब केस 2 वही जगलिंग है। नाउ यू डिसाइड टू बेट योर मनी ऑन 2 कप्स। तो जब आप 2 कप सिलेक्ट करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर विनिंग विल बी 2/3। 2/3। The probability of your winning will be 2/3। इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर ऐड की जाए 0.33 और 0.5, वैसे ऐड की जरूरत नहीं है बट उसकी प्रोबेबिलिटी ऐड की जाए क्योंकि दीज 2 केसेस सीम्स सिमिलर। सो अगर ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी ऐड की जाए और इसकी प्रोबेबिलिटी देखी जाए जब आपने दोनों कप्स एक साथ सिलेक्ट किया, पहले एक सिलेक्ट किया, देखा नहीं है बॉल, फिर दूसरा कप सिलेक्ट किया, फिर दूसरा कप सिलेक्ट किया, और प्रोबेबिलिटी के बेस पे आप बेट करने वाले हो, या प्रोबेबिलिटी के बेस पे जो आपका डीलर है वो आपको देने वाला है कि कितना डबल होगा या ट्रिपल होगा या कितने टाइम्स अमाउंट होगा। तो केस टू जब आप करोगे तो आप 2 कप सिलेक्ट कर रहे हो शुरू में, तो शुरू में आपको पता नहीं है ना कि जब आपने फर्स्ट कप सिलेक्ट किया वो एम्प्टी है कि नहीं है, वो आपको पता नहीं है। तो उतने से डिफरेंस से आपकी प्रोबेबिलिटी बदल गई। यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी 0.83 आई और यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी 0.66 आई। दोनों केस में आप 2 कप सिलेक्ट कर रहे हो। तो फर्स्ट केस में दिस इज प्रोवाइडेड दैट व्हाट इज प्रोवाइडेड दैट द कप फर्स्ट सिलेक्टेड वाज एम्प्टी, दैट द कप फर्स्ट सिलेक्टेड वाज एम्प्टी। तो आप फिर सेकेंड कप को अप्रोच करोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी मच ग्रेटर। कितनी ग्रेटर हुई? और जब आप दोनों कप्स को सिलेक्ट करते हो आपको पता नहीं है कौन से में बॉल है कौन सा एम्प्टी है, फर्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूं तो वो एम्प्टी है कि नहीं, तो प्रोबेबिलिटी इज कंसिडरेबली लेस। समझ पा रहे हो बात? उसी तरह से कार्ड्स में है, आपने एक सिलेक्ट किया, देखा नहीं निकला, दूसरा सिलेक्ट, अब फिर दूसरा सिलेक्ट किया, अब दूसरे की पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी, और एक के बाद एक सिलेक्ट करते हो और दोनों में से 7 का स्पेड्स निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। समझ रहे हो कि कंफ्यूज हो रहे हो? मैंने थोड़ा लास्ट में कंफ्यूजिंग बोल दिया। सर मैथ्स के हिसाब से आगे बट लॉजिकली नहीं आ रहा। ओके, तो जो मुश्किल चीज़ें हैं उनमें हमेशा याद रखना, आप किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट करो जब मुश्किल चीज़ें हैं। आगे 11th में फिजिक्स में भी ऐसे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर 2 एंड्स होते हैं मैथ्स के हिसाब से और लॉजिक के हिसाब से, लॉजिक हो सकता है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लॉजिक हो या मैथ्स के हिसाब से, अगर एक के हिसाब से आ गया तो ठीक है, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करो, वो चीज़ कभी ना कभी आपको लॉजिक क्लिक कर जाएगा दिमाग में। तो मैथ्स के हिसाब से आ गया तो वेल एंड गुड, क्वेश्चंस करेंगे तो लॉजिक क्लिक कर जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स
सर मुझे तो पिछला वाला शायद से आता है। अच्छा, ये चीज सबको क्लियर हुई क्या कि दो सिमिलर दिखने वाले इवेंट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट रहेगा, उससे उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई, तो वो मेरा रिक्वायरमेंट था। ये बात क्लियर हो गई क्या सबको? सिमिलर दिखने वाले इवेंट्स में एक छोटा सा डिफरेंस के कारण प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाती है, और वो छोटा सा डिफरेंस मैटर करता है। वो कभी बहुत बार दिखता है, आप 100% बोलोगे कि वो मैटर नहीं कर रहा, बट मैथमेटिकली अलग आ रही है ना, और जो पढ़ा रहे वो गलत नहीं है, क्योंकि काफी सालों से पढ़ा रहे हैं और उससे आउटकम्स निकल चुके हैं। तो जो पढ़ा रहे वो एटलीस्ट आपके एनसीईआरटी में जो लिखा है वो गलत नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर आपको गलत लग रहा है तो आप उस पर मेहनत करो, एक्सपेरिमेंट्स करो या क्वेश्चंस सॉल्व करो, और उसका गलत इलस्ट्रेशन निकाल के बताओ। अगर आपको वो गलत लगता है तो उसको गलत मान मत लो। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है, क्योंकि उनकी हैबिट नहीं होती है कि मन से कुछ क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशंस ले सकें, हैबिट नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है, और आरडी वगैरह को आप जनरली हाथ लगाते नहीं हो। काफ़ी सारे बच्चे कुछ तो लगाते हैं, तो वो जो छोटे छोटे कंफ्यूजन्स रहते हैं मैथ्स में, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से क्लियर हो जाते हैं, और प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा ही है। प्रोबेबिलिटी, ये जो कंफ्यूजन मैंने क्रिएट करा ना, ये प्रोबेबिलिटी में कैसे क्लियर होगा? किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन, सबसे पहले आपका एक्सपेरिमेंट बोलो, सिनेरियो बोलो, केस बोलो, जो हो रहा है वो चीज, ठीक है, फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन, जो भी नाम दे दो, वो समझ गए। सबसे पहली चीज प्रोबेबिलिटी उस पे बेस्ड है, उसको कीनली ऑब्जर्व करो। दूसरी चीज, जो आउटकम्स हैं वो बायस्ड हैं या अनबायस्ड हैं। समझाता हूं कैसे, बायस्ड है या अनबायस्ड है। तीसरी चीज, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। अगर अनबायस्ड आउटकम्स है तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। अगर बायस्ड हैं तो कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया रहेगा आपको, अगर अनबायस्ड हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अभी सीजन में विल इट रेन और वोंट इट रेन, बारिश होगी या नहीं होगी, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए बोलो। बारिश होगी या नहीं होगी, इसके नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 2। बट विल इट रेन और वोंट इट रेन, इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स बोलने का, नंबर ऑफ आउटकम्स तक जा ही नहीं पाओगे आप, बिकॉज इट इज अ बायस्ड इवेंट। निकिता, अगर मैं पूछूं वुड यू बेट मनी ऑन रेनिंग और नॉट रेनिंग, सो किस चीज पे बेट करोगे? आपको शर्त लगानी है तो कौन सा साइड लोगे कि बारिश होगी या नहीं होगी? अभी नहीं होगी। आपको थोड़ा ऑब्वियस सा पता है कि नहीं होगी, मतलब बारिश ना होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100% है। इंडिया बांग्लादेश का मैच हो रहा है, तो अपना पैसा किस पे लगाओगे? इंडिया पे लगाओगे, क्योंकि आपको पता है डेटा से कि इंडिया के जीतने के चांसेस 98% है या उससे भी ज्यादा। पिछला डेटा उठा के देख लो, सिर्फ डेटा के बेसिस पे देख रहे हो, फिर जो प्लेयर्स के इंफॉर्मेशन रखता है
तो वो प्लेयर्स के इन्फॉर्मेशन पे बता सकता है, या करंट फॉर्म ऑफ टीम के बेसिस पे बता सकता है कि अभी टीम का कैसा फॉर्म चल रहा है, बांग्लादेश की कैसी टीम है या इंडिया की कैसी टीम है। तो ये इवेंट्स बायस्ड है। बट फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन में बायस्ड इवेंट है क्या? नहीं। ऐसा है क्या गर्मी ज्यादा पड़ी तो हेड ज्यादा आएगा? ऐसा है क्या इब्राहिम उछालेगा तो टेल आएगा, दर्शन उछालेगा तो हेड ज्यादा आएगा, इब्राहिम उछालेगा तो टेल ज्यादा आएगा? 1 रुपए का कॉइन उछालोगे तो ये ज्यादा आएगा, 5 रुपए का कॉइन उछालोगे तो ये ज्यादा आएगा? नहीं। मतलब कॉइन की जब अपन बात कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड इन द क्वेश्चन, कॉइन की जब अपन बात कर रहे हैं तो वो एक अनबायस्ड चीज है। तो पहले अनबायस्ड प्रोबेबिलिटी सीखेंगे, फिर बायस्ड प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। अब बायस्ड प्रोबेबिलिटी इज वे सिंपलर। पहले अनबायस्ड प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। तो अनबायस्ड प्रोबेबिलिटी में तीसरी चीज, पहली चीज तो हो गई आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है। 1 बार कॉइन उछल रहा है, 2 बार कॉइन उछल रहा है, 2 कॉइन एक साथ उछल रहे हैं, 5 कॉइन एक साथ उछल रहे हैं। कॉइन उछल रहा है, अगर हेड आया तो दूसरी बार उछलेगा, टेल आया तो नहीं उछलेगा, क्योंकि आपने केस ऐसा रख दिया। आप एक क्लब में बैठे हो, एनी टाइम्स अ पर्सन longer than 6 feet taller moves, 6 feet taller gets inside, जब भी कोई एंट्री लेता है जिसकी हाइट 6 से ज्यादा हो, तो आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हो। आप चेयर्स पे बैठे हो, बहुत सारी चेयर से एक चेयर स्विच कर लेते हो। तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो वो मैं क्या बोल रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया, एक सेकेंड। मैं कॉइन पे बोल रहा था, हाँ। तो आप चेयर मूव कर लेते हो, तो जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही पर्टिकुलर टाइप का एक्सपेरिमेंट है। तो वो इस एक्सपेरिमेंट पे अंदर घुसना पड़ेगा, उसमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। जैसे कॉइन्स वाला वापस बोलता हूं कि कॉइन उछाल रहे हो और हेड आएगा तो आप नहीं जाओगे वापस, और टेल आएगा तो आगे जाओगे। तो जैसे मेरा क्वेश्चन आया, टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कॉइन फ्लिपिंग एज द आउटकम ऑफ कॉइन फ्लिपिंग एज दिस टेल हेड। तो ये तो जब ही कर सकते हो ना, पहली बार उछाला तो टेल आया, दूसरी बार उछाला तो टेल आया, तीसरी बार उछाला तो हेड आया। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हमको। तो पहली बार उछाला तो टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तो हेड आया तो क्या करेंगे? तो यू विल डू द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट फ्लिप इटसेल्फ, क्योंकि हेड आ गया और आपको टेल चाहिए था, तो आप वापस कॉइन उछालोगे। समझ रहे हो? मतलब आपको कॉइन उछालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको एक्सपेरिमेंट में अपने दिमाग से घुसना पड़ेगा कि क्या क्या रास्ते कटेंगे। कॉइन उछाला तो 2 बातें होगी, हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आया तो आप वापस उछालो पहली बार के लिए, टेल आया तो आप वापस उछालो दूसरी बार के लिए। समझ पा रहे हैं? और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होते जाएगा, बट यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड, है ना। अड़ियल नहीं बनना है कि 3 बार मैं ऐसे उछालूं या 3 बार ऐसे उछालूं, इस चीज की तो प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी ना। टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होगी। किसी को लग रहा होगा कि टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, क्योंकि इसकी 1/2, इसकी 1/2, इसकी 1/2। टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 + 1/2 + 1/2 भी नहीं होगी। टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 × 1/2 × 1/2 होगी। कैसे वो बताया जाएगा? तो पहले तो आपको एक्सपेरिमेंट में घुसना है, फिर आपको पता होना चाहिए आउटकम अनबायस्ड है। आउटकम अनबायस्ड है तो आपको नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने। अब अनबायस्ड आउटकम्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो सेकंड केस ही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने।
और नंबर ऑफ आउटकम्स के बाद आपका जो आउटकम है, मतलब योर फेवरेबल आउटकम, वो निकालना है। एक बार ये निकाल लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर पर्टिकुलर इवेंट, कि आपका पर्टिकुलर इवेंट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, सिंपल है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। बट ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते इस प्रोसेस से जाए बिना। ये फॉर्मूला डायरेक्ट सिर्फ एक बार फ्लिप किया कॉइन उसमें लगा सकते हो, सिंगल डाइस एक बार रोल की उसमें लगा सकते हो, कार्ड्स है उसमें से सिंगल कार्ड निकाल रहे हो उसमें लगा सकते हो। बट अगर मैं बोलूं कॉइन फ्लिप किया, 3 कॉइन्स एक साथ फ्लिप किए, बताओ 2 पे हेड और 1 पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो डायरेक्टली ये चीज नहीं लगा सकते हो, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड इवन फेवरेबल आउटकम्स। यू हैव टू क्रिएट दैट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब सोच के करोगे ना कि ऐसा हुआ, लिखोगे कि ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है, तो वो सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाएगी कि 3 बार कॉइन उछालो तो क्या क्या आ सकता है, 3 बार कॉइन उछालो तो तीनों बार हेड आ सकता है, पहली बार टेल 2 बार हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, मतलब पहले 2 बार हेड और तीसरी बार में टेल। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूं ना कि 2 बार हेड 1 बार टेल, मैं पर्टिकुलर बता भी रहा हूं, सीक्वेंस भी बता रहा हूं कि कब हेड आया कब टेल आया। टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है। तो आई हैव टू क्रिएट सैंपल स्पेस, दिस इज सैंपल स्पेस विच इज नंबर ऑफ आउटकम्स। और उसमें से फेवरेबल कौन कौन से हैं? 2 बार हेड का मैंने फेवरेबल बोला तो 1 2 3, मिनिमम 2 बार हेड का बोला तो 4 भी हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 बार का बोला तो सिर्फ 3 होंगे। ओके, नाउ आई थिंक यू आर रेडी। यस सर। तो कल अपनी बुक के 3-4 पेजेस पढ़ना और कल से हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। थोड़ा 5 मिनट में फॉर्मूला लिखवा दूंगा मैं प्रॉपरली। आज तो शायद ही कुछ लिखा होगा, और बुरी बात है अगर नहीं लिखा हो तो बीच में कुछ पसंद आए तो वो लिख लेना चाहिए। खैर, कल मैं कुछ यही जो पढ़ा है ये थोड़ा सा सीक्वेंस से लिखवा दूंगा, थोड़ा फॉर्मूला करवाऊंगा और ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन करवाऊंगा कल, और कल टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज अपनी बुक पढ़ के आना, कल मैं करवाऊंगा, फिर कल वापस से एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लेना, परसों डाउट, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच। सर आपने आज की क्लास रिकॉर्ड करी थी क्या? पूरी तो नहीं करी है पर 40 मिनट की हुई है।